हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निशा एंड इससे पहले की वीडियो में हमने पॉलिसीज़ ऑफ झारखंड देखा था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ। तो ये सेकंड टॉपिक है एंड इट विल बी विस्थापन एंड पुनर्वास नीति। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास नीतियों के बारे में। इस नीति का प्रकाशन झारखंड सरकार के गज़ट में 25 जुलाई 2008 को किया गया था। ये कुल 9 अध्यायों में विभाजित है। ये 9 अध्याय कुछ इस तरह से है, जिनमें पहली है प्रस्तावना, सेकंड इज उद्देश्य, परिभाषाएं, परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक तथा आयुक्त की नीति तथा उनकी शक्तियां और कार्य। सिक्स विल बी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना। सेवन इज प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ। एट्थ इज शिकायत निवारण तंत्र। नाइन्थ विल बी निगरानी तंत्र। ये पुनर्वास नीति झारखंड सरकार द्वारा 25 जुलाई 2008 को लाई गई थी, जिनमें ये पहली टॉपिक है, जिसे हम देख चुके हैं कि ये 9 अध्यायों में विभाजित है और इसकी पहली जो विभाग है वो है प्रस्तावना। तो पूर्व में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 एवं कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट 1957 के अंतर्गत उद्योगों, डैमों एवं खानों की स्थापना हेतु काफ़ी भूमि अर्जित कर ली जाती थी, जिससे बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते थे एवं अपनी वन भूमि, जल संसाधन, सामुदायिक पहचान और जीविकोपार्जन को खो बैठते थे। विगत 60 से 70 वर्षों में रोजगार के लिए झारखंड आने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ की जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। अतः हम यहाँ देखते हैं कि 1931 में 50% से घटकर 2011 में जनजातियों की संख्या 26.3% हो गई थी। इस कारण से विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1971 ईस्वी में 32 से घटकर 28 हो गई और विधानसभा में 7 से घटकर 5 हो गई। हम देखते हैं कि इस पुनर्वास नीति के आने के पूर्व में प्रस्तावना के अलावा अनुसूचित जनजातियों की संख्या में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। सेकंड है उद्देश्य। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम देख सकते हैं, जहाँ तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन या फिर विस्थापन ना करने की अथवा कम से कम विस्थापन होने की कोशिश करना। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को सतत रूप से आय मुहैया कराना हमारी सरकार का मेन मोटिव है। तीसरी है परिभाषाएं। इस नीति में प्रयोग की गई कई अभिव्यक्तियां, जिनकी परिभाषा इस तीसरे अध्याय में दी गई है। इनमें से कुछ मुख्य अभिव्यक्तियां हैं: प्रभावित परिवार, प्रभावित क्षेत्र, कृषि श्रमिक, कृषि भूमि, विस्थापन, ग्राम सभा, जोत क्षेत्र, रैयत, भूमि अर्जन, निगम क्षेत्र, अधिभोगी परियोजना और पुनर्स्थापन क्षेत्र। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जिनका प्रयोग इस नीति में किया गया है और जिनकी परिभाषा इस तीसरे अध्याय में दी गई है। फोर्थ विल बी फोर्थ विल बी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। कोई नई परियोजना शुरू करने पर जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में सामूहिक रूप से 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो, ऐसी कोई परियोजना सरकार द्वारा लाए जाना जिसमें 100 या उससे अधिक परिवार अपनी इच्छा के विरुद्ध विस्थापित हो जाते हैं। तब प्रशासक पुनर्स्थापन और पुनर्वास में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रशासक वो व्यक्ति होता है जो इस सारी एरिया का रखरखाव करेगा। इसमें मुख्य भूमिका EIA और SIA, ये दो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा प्रशासक एवं कुछ और सदस्य होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फिफ्थ विल बी पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक तथा आयुक्त की नीति एवं उनके कुछ शक्तियाँ और कार्य। हम यहाँ देखते हैं कि प्रशासक वो व्यक्ति होता है जो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सभी उपाय करता है। इसके अलावा कुछ स्कीम तैयार की जाती है, जिसे तैयार करते वक्त प्रभावित व्यक्तियों और ग्राम सभाओं से परामर्श भी ली जाती है। ऐसी स्कीम बनाते वक्त
ऐसी स्कीम के लिए योजना का प्रारूप तैयार करने का कार्य भी प्रशासक का ही होता है। पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करना, तकनीकी विशेषज्ञ संस्थान से सहयोग लेना, अन्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रशासक के अधीन कार्य करते हैं। अन्य जितने भी अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो भी प्रशासक के अधीन ही कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रशासक का कार्य होता है योजनाओं की समुचित कार्यान्वयन करना। सिक्स्थ है पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना, जिनमें से कम 2 हिंदी में हो। इस नीति के अंतर्गत ये भी नियम है कि जो प्रभावित होने वाले परिवार हैं या प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनको इस पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी हो, जिसके लिए कम से कम 3 दैनिक समाचार में इस नियम को प्रकाशित करना। इसके अलावा इसमें से 2 हिंदी में होने चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कई गणना ही आयोजित की गई है। गणना पेशे के आधार, वर्ग या फिर कितने वर्षों से वो परिवार वहाँ रह रहे हैं, इसके अलावा उसमें उनमें कुल कितनी महिलाएं हैं, कुल कितने पुरुष हैं इत्यादि, ये उस गणना का आधार होता है। प्रभावित व्यक्तियों से सर्वेक्षण के 7 दिन के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा पुनर्स्थापन और पुनर्वास का व्यय वहन करना। 7th विल बी प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ। लाभ को सभी परिवारों के मध्य वितरित करना। प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 10 डेसिमल या शहरी क्षेत्र में 5 डेसिमल तक आवास मुफ्त देना। या फिर वैसे परिवार जो 15 से 30 वर्षों तक लगातार वहाँ रह रहे हैं या प्रभावित है, इनको ग्रामीण क्षेत्र में 55 वर्ग मीटर वाला मकान भी मुहैया कराया जा सकता है। या फिर अगर वो घर नहीं लेना चाहते तो उनको एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। 8th विल बी शिकायत निवारण तंत्र। पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का निर्माण। इसमें महिलाओं को प्रतिनिधि करने के लिए एक सदस्य, प्रमुख बैंक का प्रतिनिधि, अर्जनकारी निकाय प्रतिनिधि, भूमि अर्जन अधिकारी, प्रभावित क्षेत्र के सांसद या विधानसभा सदस्य, ST/SC की तरफ से एक प्रतिनिधि या फिर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष होने चाहिए। इन सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए ये कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावित व्यक्तियों के तरफ से होंगे। 9th में है निगरानी तंत्र। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद, जिसके सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव हो सकते हैं। परिषद का वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होनी आवश्यक है। इसके लिए अनुश्रवण समिति का भी गठन किया गया है जो कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी। झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 भी है। इसका मेन मोटिव ये है कि इसके अंतर्गत जमीन मालिकों से भूमि अर्जन हेतु सहमति ली जाएगी। तो ये विस्थापन और पुनर्वास नीति के कुछ 9 पॉइंट थे, 9 अध्याय थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति को देखेंगे। I hope you guys like it. Thank you.